So let's start. The first question. Let's start with question. What do you understand by cybersecurity? Come on, give your answers in the chat. Securing your data in the cyber world. ठीक है. It's a way of protecting systems, digital attacks. This is implementing protective measures for data. अरे हाँ ये भी है. ऑनेस्ट रह के बताना है. चैट जीपीटी या गूगल से नहीं बताना है. ठीक है. गूगल से कॉपी करके नहीं बताना है. Security to our data. Data safety. Okay. Extorting money from user via ransomware. बढ़िया. अकाउंट हैक होने से बचा. हाँ बहुत सही बोला अमितेश. ये होती है साइबर सिक्योरिटी. तो इन सब क्वेश्चन से पता है क्या होगा, जैसे आपको भी पता लगेगा कि लोगों का माइंडसेट क्या है हैकिंग को लेके. मेरा यही गोल है आज के सेशन से कि मतलब हैकिंग को लेके जो एक गलत माइंडसेट बना है कि हैकिंग साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, वो सब हम मिथ्स ब्रेक करेंगे इस सेशन में. ठीक है. वो तभी आ पाएगा जब आप ऑनेस्ट आंसर देंगे अपनी तरफ से, ना कि गूगल से कॉपी करके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर हैकिंग? ऐसा कुछ आता है क्या? हैकर है, मोड लगाने वाले पबजी के हैकर होते हैं ना. लिंक पर क्लिक करने से बचने का वे. हाँ इसके बारे में बात करेंगे अभी. बहुत से लोगों को लगता है हैकिंग लिंक भेज के हैकिंग हो जाती है ना. किसी के अकाउंट का एक्सेस लेना. एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज. सही है. नॉलेज ऑफ मस्ट टेक्निकल डिटेल्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू हैक. ठीक है. अब इसका आंसर मुझे पता है. मोस्ट ऑफ द लोगों का जो कि स्टार्टिंग में होता ही है, दूसरों के अकाउंट्स हैक करना है ना. फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना है. यही पर्पस है. ठीक है. सबका यही होता है स्टार्टिंग में. मेरा भी था. मजाक कर रहा हूँ. लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का यही रहता है, टू स्टील, टू गेट इम्पोर्टेंट डेटा. सिस्टम के पीछे बैठा कोई इंसान जो आपके डेटा को यूज कर सके. मजाक नहीं है. ठीक है. सबका यही होता है. अरे अब देखो कई लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा ऑड लगा होगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं व्हाई डू यू हैक. इससे मतलब इसका पर्पस क्या है. ठीक है. तो बता दूं कि ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है. ठीक है. और इसका आंसर ये नहीं देना होता है. कोई अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछे ऐसा, ये एक एथिक्स का क्वेश्चन है, साइबर एथिक्स का. व्हाई डू यू हैक. तो ये नहीं बोलना है ऐसे ही सेक्सी लग रहा था या अच्छा लगता है. यू हैव टू गिव अ प्रॉपर एथिकल रीजन. ठीक है. वे टू मैनिपुलेट सिस्टम, किसी को परेशान करना. अरे नहीं भाई. तो ये चीज ध्यान में रखना. ये एक एथिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है व्हाई डू यू हैक. ठीक है. सो लेट्स अब नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. तो साइबर सिक्योरिटी इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल एंड फिजिकल बोथ एसेट्स फ्रॉम साइबर थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है. मतलब हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज डिजिटल सिक्योरिटी दोनों प्रोटेक्ट करना हमारा जॉब होता है. ठीक है. इसमें फिजिकल सिक्योरिटी में आ गया, जैसे सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए. उसकी सिक्योरिटी के लिए भी फिजिकल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं. बढ़िया हार्डवेयर लगाया जाता है. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया जाता है. और डिजिटल सिक्योरिटी में आपको पता ही है कि जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन तरीके लगाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब. ठीक है. अब एक चीज यहाँ नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता कि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग एक ही है क्या. तो नहीं, एक नहीं है. जैसे एआई और एमएल है ना. एआई बड़ी फील्ड है, एमएल उसके अंदर सब फील्ड है. वैसे ही साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग भी है. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी एक कंप्लीट पिक्चर है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है. ठीक है. हमारा गोल है साइबर सिक्योरिटी में बस उन फिजिकल एसेट और डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना. ठीक है.
अब उसके 2 तरीके होते हैं। हम इसको बोलते हैं 2 वेज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग एसेट्स, ठीक है? वो होते हैं रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा डोमेन्स एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या-क्या डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो किसी भी फील्ड की तरह साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये सब ऑर्गेनाइज़ेशन अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? जैसे कि ऐसा आपने कभी देखा होगा कि गवर्नमेंट बोलती है ऑर्गेनाइज़ेशन को कि हम आपको ये डेटा हमारे सिटीज़न्स का अगर आप ले रहे हो, तो ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन का भी एक अपना सिक्योरिटी मेजर होता है ना कि हमें अपने यूज़र्स का डेटा लीक नहीं होने देना है। तो वो रेगुलेशंस गवर्नमेंट के लॉज़ एंड रेगुलेशन से कैसे कंप्लाई करती है और कैसे अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, वो वाला पार्ट है ये, ठीक है? तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन के लेवल पे होता है। अब ये थ्रेट इंटेलिजेंस तब होता है जब जैसे कोई साइबर अटैक हो गया हो किसी कंपनी में। फिर यहाँ वाला पार्ट देख लेते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में वो पूरा एक जैसे आर्किटेक्चर होता है ना किसी बिल्डिंग को बनाने का, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि कैसे बनेगा। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी वही सारी चीज़ें होती हैं कि क्या-क्या मेजर्स हम लेंगे कि हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो सिक्योर्ड रहे। उसके लिए आप यहाँ देख सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी होती है, डेटा प्रोटेक्शन, नेटवर्क डिज़ाइन, सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन, सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये एक बेसिकली क्रक्स है पूरा, ठीक है? पूरी चीज़ें मतलब एक पूरा रोड मैप टाइप्स। एक्सेस कंट्रोल की एक चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी में, लीस्ट प्रिविलेज वाली चीज़। मतलब जितनी जिसको प्रिविलेज रिक्वायर्ड है उतनी ही दी जाए ना, तब थोड़ा रिस्क कम हो जाता है साइबर रिस्क का। तो ये वाली चीज़ें इसमें आती हैं। क्रिप्टोग्राफी मतलब जो हमारा डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर ना होके हैशेस के फॉर्म में स्टोर हो या फिर एन्क्रिप्टेड हो, ठीक है? ये क्रिप्टोग्राफी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब ये वाला सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इसमें आता है कि जैसे कोई कंपनी अगर एक अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है ना, वो पूरा कवर करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी कोडिंग स्टफ टू द डिप्लॉयमेंट। जैसे डेवऑप्स का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी यही होता है, कोडिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक की सारी चीज़ें वो कवर करता है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी वही है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस इज़ लाइक डेवऑप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ओके? अब हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहीं होती हैं और जो जॉब्स आप देखोगे आज की मतलब नई-नई फील्ड में, वो सब यहाँ का आता है, ठीक है? इसमें आता है सोर्स कोड स्कैन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, ये क्या होती है अभी हम आगे देखने वाले हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग से क्या समझते हो? कि सोशल इंजीनियरिंग होता है ना, ह्यूमन्स को मैनिपुलेट करना। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में ना सबसे जो ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी मानी जाती है ना, वो ह्यूमन्स ही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयी ट्रेनिंग कराई जाती है, डेवलपर्स ट्रेनिंग सिक्योरिटी टीम के द्वारा। वो इसीलिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को और सबसे वीकेस्ट फैक्टर होता है ह्यूमन, ठीक है? सोशल इंजीनियरिंग उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है? अब हाँ, सिक्योरिटी पोस्चर 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। एक होता है ब्लू टीमिंग, एक होता है रेड टीमिंग, ठीक है? ब्लू टीमिंग डिफेंसिव साइड वाले को बोलते हैं, रेड टीमिंग ऑफेंसिव साइड वाले को। ब्लू टीमिंग में करते क्या है कि जैसे हम इसमें प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम को, मतलब रेड टीमिंग में भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें तरीका ये है कि इसमें हम वी ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम एंड देन रिपोर्ट इफ इट इज़ ब्रेकेबल और नॉट, ठीक है? और ब्लू टीमिंग में हम पहले से ही वो मेजर्स लेते हैं कि वो ब्रेक ना हो पाए। अब जो मेन हैकिंग आप सुनते हो ना, हैकिंग, हैकिंग क्या है? वो रेड टीमिंग में आती है, ठीक है? अब आपको पता लगा कि हैकिंग एक कहाँ लाई करता है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैकिंग के रेड टीमिंग में ही होती हैं। ब्लू टीमिंग में बस एज़ अ सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह या फिर डेवलपमेंट फेज़ में होता है। अभी हम आगे जब एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसमें हम रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। हाँ, अब ये जो मैंने डोमेन्स दिखाए आपको इतने सारे, इसमें से जो सबसे पॉपुलर डोमेन्स है ना, वो ये सब है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी ऑपरेशन,
नेटवर्क सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें आपको पता ही लग रहा है नाम से, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक एप्लीकेशन बना रही है, वेदर इट बी मोबाइल और वेब एप्लीकेशन, तो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। अब इसको ना हम कोई भी डोमेन को दो तरीके से, जो दो हमने फेजेस बात की है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, उन दोनों तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, इसको ब्लू टीमिंग में भी लिया जाता है, रेड टीमिंग में भी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रेट इंटेलिजेंस, ये भी दोनों जगह आ सकता है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है, जो कि मैंने यहाँ बताया, सिक्योरिटी ऑपरेशन पूरा एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे काम करता है किसी भी प्रोडक्ट के, ये ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी भी ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है, रिस्क असेसमेंट भी उसी का होता है, आर्किटेक्चर भी ब्लू टीमिंग का होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट भी एक छोटा सा पार्ट है, वो भी ब्लू टीमिंग में आता है। मेन हमारा जो सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में होती हैं, रेड टीमिंग में पर्टिकुलरली। ठीक है, अब जॉब प्रोफाइल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग में। तो ब्लू टीमिंग में सबसे पहले आती है डिजिटल फोरेंसिक्स। ये लोग का काम होता है ना कि जैसे कोई इंसिडेंट हो गया किसी कंपनी में, तो हैकर अपना पूरा वो तो छोड़ेगा नहीं कि मैंने हैक किया है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना कि वो डेटा कहाँ से लीक हुआ, किसने किया और कितना डैमेज हुआ, वो सब डिजिटल फोरेंसिक्स वालों का काम होता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जैसा मैंने बताया, ब्लू टीम में भी आता है, रेड टीम में भी आता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर इन द ब्लू टीम, दे वर्क ऑन द कोडिंग स्टफ, राइट। मतलब कि अगर जो डेवलपर्स हैं वो कोड लिख रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स उसको स्कैन करते हैं फॉर एनी वल्नरेबिलिटीज। जैसे कि एक वल्नरेबिलिटी होती है एसक्यूएल इंजेक्शन, इसका भी हम ब्लू टीम और रेड टीम एस्पेक्ट दोनों देखेंगे आगे चल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। तो उसमें जो सोर्स कोड स्कैन होता है ना, ये वाली पार्ट, सोर्स कोड स्कैन, दिस कम्स अंडर ब्लू टीम एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क बनाए उसको प्रोटेक्ट कर पाए। इसमें बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे फायरवॉल लगाना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाना और वीपीएन वगैरह लगाना, ताकि एक प्राइवेट नेटवर्क बन पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का। ये सब काम होता है इनका। सिक्योरिटी एनालिस्ट एक बहुत बड़ा डोमेन है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये आपका ब्लू टीमिंग में भी करते हैं, रेड टीमिंग भी करते हैं और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसा पोस्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी पोस्चर। ठीक है, थ्रेट इंटेल एनालिस्ट का काम आता है जब कोई इंसिडेंट हो चुका होता है कंपनी में और उसके बाद मतलब पता करना होता है कि ये कैसे हुआ, जैसे मालवेयर अटैक था, रैंसमवेयर अटैक था, फिशिंग था कि क्या था। तो ये काम होता है थ्रेट इंटेल एनालिस्ट का। इन लोगों को बहुत सारे थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज की नॉलेज होती है। ये कंपनी को मतलब थ्रेट के टाइम पे, मतलब जब अटैक हुआ रहता है उस टाइम पे डिफेंड करते हैं। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कंटेनराइजेशन, क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ होगा भी आई थिंक। हाँ, ये रहा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स, इरेडिकेशन, कंटेनमेंट, ब्रीच नोटिफिकेशन एंड देन रिकवरी। अब रेड टीमिंग में देख लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है ना, पेनिट्रेशन टेस्टर जैसे कि कोई एप्लीकेशन है उसको बेसिकली हैक करने का ट्राई करता है। हैक करके वो उसको, उसमें जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो रिपोर्ट करता है अपनी हायर अथॉरिटीज को और डेवलपमेंट टीम को कि उसको फिक्स किया जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे आते हैं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टर, कोई भी, या फिर सिस्टम पेन टेस्टर भी। ये इनका बस काम होता है हैक करना। ठीक है, जो भी इनको वल्नरेबिलिटीज और इनको जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से। सिक्योरिटी रिसर्चर क्या करता है कि जैसे कोई कंपनी है, उसने अपना एक डोमेन फिक्स किया हुआ है कि हमको इस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं facebook.com ले लूँ, facebook.com ने अपनी जो वेबसाइट है उसका एक पेनिट्रेशन टेस्ट करवाया कि इसमें वल्नरेबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं। तो सिक्योरिटी रिसर्चर पूरा उसके डोमेन को स्कैन करता है, सब डोमेन को स्कैन करता है। सब डोमेन होता है कि जैसे facebook.com है तो store.facebook.com, इस टाइप के जो डोमेन्स होते हैं ना, इनको सब डोमेन बोलते हैं। तो वो पूरे, ये स्कोप डिफाइन होता है, कंपनी वाले खुद देते हैं। तो सिक्योरिटी रिसर्चर इन पूरे चीज पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपना, और जो भी रिपोर्ट है वो कंपनी प्रोवाइड करते हैं।
सिक्योरिटी इंजीनियर भी काम सिमिलर है इनका। कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर है पूरा सेटअप, उस पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। मालवेयर एनालिस्ट होता है कि जैसे कोई अगर चीज़ हैक हो रही है, तो उसमें किस टाइप के मालवेयर काम करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि ऐसा बोला जाता है ना, मैक ओएस इज़ नॉट ईज़िली हैकेबल। मैक ओएस जो है ना, उसका पूरा एक कर्नल अलग है, तो जो मोस्ट ऑफ द मालवेयर बनाए जाते हैं ना, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाए जाते हैं, मतलब उसी उसको हैक करने के लिए। तो जिस एक्सटेंशन जानते हो ना, फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो मालवेयर का भी अपना एक फुटप्रिंट होता है, ठीक है? वो जिस पे काम कर सकता है ना, उसी पे करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक मालवेयर बनाया जो विंडोज़ में चल रहा है, तो वो मैक ओएस में भी चलेगा। तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क, इट इज़ कॉल्ड, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मैक ओएस जल्दी हैक नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अब रेड टीमिंग थ्रेट एनालिस्ट क्या करता है, जैसे ये लोग क्या करते थे ब्लू टीमिंग में कि ये कोई इंसिडेंट होने के बाद उसका पूरा पता लगाते थे कि कैसे हुआ, किस मालवेयर से हुआ, किस तरीके से हुआ। ये एक नया तरीका ही डेवलप करते हैं रेड टीमिंग वाले, ठीक है? यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज दे डेवलप अ न्यू नॉलेज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, ये पार्ट है जो मैं चाहता था हो इसमें, क्योंकि अच्छी-अच्छी बातें तो सब बता देते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसा समझ लो ना कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, ठीक है? रेड टीमिंग को अगर पर्टिकुलरली मैं फ़ोकस करूँ, तो आपका पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन का सिक्योरिटी आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? तो वो आपको कभी भी मतलब जगा सकते हैं कि कभी कोई साइबर थ्रेट अटैक हो गया, उस केस में भी आपको जगा सकते हैं कि काम करो। तो बहुत डिमांडिंग हो जाता है ये। ऊपर से स्किल सेट भी इतने ज़्यादा रिक्वायर होते हैं कि कोई जल्दी आ भी नहीं सकता। और इंडिया में थोड़ा पे आउट भी इसका कम है। हालाँकि फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं जॉब्स, लेकिन एज़ अ करंट सिनेरियो ये अभी उतना पॉपुलर नहीं है और पे आउट लेस ही मिलता है। और एज़ अ फ्रेशर भी डिफ़िकल्टी होती है जॉब लेने में। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसमें सर्टिफ़िकेशन के पीछे भागते हैं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी फ़ील्ड एक ऐसा फ़ील्ड है ना, इसमें सर्टिफ़िकेशन मैटर करते हैं, लेकिन सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन नहीं मैटर करते, इसमें आपकी एक्चुअल स्किल मैटर करती है। इसलिए आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ना लर्न करना है, कैसे सीखना है ये पूरी चीज़। आपको सबसे पहले कोई रैंडम कोर्सेज़ नहीं लेने हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को इस पे यूडेमी पे, कोर्सेरा पे जाके कोर्स ले लेंगे, हाउ टू ब्राउज़ डार्क वेब, सोचते हैं हैकिंग आ गई। या फिर बहुत लोगों का ये रहता है, फ़िशिंग पेज बना के भेज देंगे, हैकिंग आ गई। वो बहुत एक छोटा एस्पेक्ट है, वो उसको नहीं बोलते हैकिंग, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखते हैं कि सीखना कैसे है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये जान लो कि साइबर सिक्योरिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है? डिफरेंट इन अ सेंस दैट इसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है। जैसे हर फ़ील्ड का एक रोड मैप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेव का आपने देखा होगा, अगर आपको सिखाया जाता है, तो पहले एचटीएमएल सीखो, सीएसएस सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, फिर ऐसे ही बैकएंड के लिए माइस्क्यूएल सीखो, डेटाबेस कोई भी सीख लो। ऐसा एक प्रॉपर डिफाइंड है स्ट्रक्चर, ठीक है? रोड मैप टाइप। एआईएमएल में भी सिमिलर है। आप पाइथन से पहले डेटा फ़िल्टरिंग करते हो, फिर उसमें ही लाइब्रेरीज़ होती हैं जिससे मॉडल इम्प्लीमेंट करते हो, डेटा ट्रेन करते हो जाता है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में एक कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, हालाँकि है, लेकिन एक प्रॉपर उसको रोड मैप नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करूँ, उसमें भी पर्टिकुलरली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो उसमें आपको वल्नरेबिलिटी सिखा दी जाएँगी, वल्नरेबिलिटीज़ आप सीख लोगे कि ये नॉन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और कैसे क्या होता है। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए ना आपको एक बहुत ज़्यादा प्री-रिक्विज़िट नॉलेज चाहिए, जो कि किसी कोर्स में नहीं सिखाया जाता। उसको सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर हो जाएँगी अगर आप इवन एक प्रॉपर रोड मैप भी फ़ॉलो कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। उसके लिए एक कैसे सीखना है, वो मैं आगे बताऊँगा। बहुत सारे लैब्स होते हैं, पोर्ट्सफिगर वगैरह, रिसोर्सेज़ है लास्ट में, मैं दिखा दूँगा। ठीक है? अब सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जानो।
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत स्कैटर्ड है, आपको ऐसे कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। सो द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज दिस क्यूरियोसिटी। अगर ये रहेगी ना तो आप बोर भी नहीं होगे और आप परेशान भी नहीं होगे, क्योंकि ये इतना ऐसा है ना कि आपको एकदम डेप्थ में जाना पड़ता है, तब आपको कोई चीज़ समझ में आती है। अगर आप क्यूरियस रहोगे तो आपको ईज़िली समझ में आएँगी चीज़ें और आप और भी चीज़ें जान पाओगे, ठीक है? आपकी नॉलेज लिमिटेड नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि प्री-रिक्विज़िट्स चाहिए बहुत सारे, तो उसमें से कुछ एकदम बेसिक के भी बेसिक प्री-रिक्विज़िट्स हैं, वो ये हैं। नेटवर्किंग आनी चाहिए आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? नेटवर्किंग में भी आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, कैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस चलते हैं, इंटरनेट एक्चुअली कैसे चलता है, ये सब तो बहुत बेसिक है, ये सब तो पता होना ही चाहिए, ठीक है? वरना आप कुछ भी प्रैक्टिकल करने घुसोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हद तक आना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कर्नेल, शेल, फायरवॉल्स, मालवेयर्स, फाइल सिस्टम, टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, किसको-किसको पता है कि कर्नेल क्या होता है? नहीं, तू रहने दे। इट इज़ अ लेयर जस्ट अबव हार्डवेयर। बढ़िया। कोर ऑफ द ओएस बढ़िया, फंडामेंटल क्लास ऑफ ओएस हाँ। कर्नेल इज अ मेन कंपोनेंट ऑपरेटिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर पास हुआ है ना, इसलिए पता है। विच कनेक्ट सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। हैकिंग में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज होता है? काली लिनक्स। काली लिनक्स। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। एक्चुअल इंटरफेस विद हार्डवेयर व्हिच एक्चुअली गिव कमांड टू हार्डवेयर लिनक्स, ठीक है। अब ये बताओ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? यस और नो? जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर है वो ओएस लिख दे। तो जो लोग ओएस बोल रहे हैं ना, लिनक्स ओएस नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। कर्नल समझते ही हो आप लोग, कर्नल के सही आंसर दिए सब लोगों ने। एक इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है। काली लिनक्स जो हम बोलते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो लिनक्स के कर्नल के साथ एक और चीज एडेड होती है, जीएनयू। वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कमांड लेके कर्नल को देता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उस पूरे चीज को हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो लिनक्स सिर्फ एक कर्नल है। आपने उबुंटू का भी नाम सुना होगा, उबुंटू भी लिनक्स है। वो लिनक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिनक्स ना एक कर्नल है, तो वो एट द हार्ट पे सबके उबुंटू के भी है और बाकी फेडोरा वगैरह के भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस, हाँ इसका भी आंसर दो। आईपी एड्रेसेस क्या है, पता है किसी को? एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, यूनिक नंबर आइडेंटिफायर, नेटवर्क डिवाइस की एड्रेस, ठीक है। डिवाइस एड्रेस which can be used to identify particular device, unique identification of system, every device is unique as given to them, unique number to its computer in the network। ठीक है, सही बोल रहे हो। एक एड्रेस होता है जो किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को दिया जाता है। ये नेटवर्क का एड्रेस नहीं होता, वो अलग चीज है, वो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क मतलब नेटवर्क डिवाइस का एड्रेस, जो साहिल कह रहा था नेटवर्क डिवाइस का एड्रेस, ये वो नहीं होता, वो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस का एड्रेस होता है।
अब ये एक्चुअली है बहुत ब्रॉड टॉपिक, मैं बस यहाँ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ इतने सारे टॉपिक्स का, आईपी एड्रेस, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, इन सब का। इसको अगर एक्चुअल आपको सीखना है तो खुद से सीखना पड़ेगा, मैं रिसोर्सेस लास्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 32 बिट का होता है, आप देख सकते हो 88 बिट के 4 पेयर्स होते हैं। अब इसमें एक चीज होती है सबनेट, सबनेट मास्क। सबनेटिंग भी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल भी है, तो वो मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी। आप बस ऐसे समझ लो ना, सबनेट बताता है कि एक जो आईपी एड्रेस है उसमें नेटवर्क का एड्रेस और होस्ट का एड्रेस अलग अलग कर देता है। मतलब होस्ट क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से 3 लैपटॉप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी ये वाला कमांड रन किया है कमांड प्रॉम्प्ट में, आईपी कॉन्फ़िग, ये रन किया है कभी? बढ़िया। तो आईपी कॉन्फ़िग ना, अरे रुक जाओ। आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड है जो हमारा लोकल आईपी एड्रेस बताता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, वो भी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन ये कमांड हमारा आईपी एड्रेस बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो IPv4 एड्रेस, ठीक है। ये हमारा इस डिवाइस का IPv4 एड्रेस है, लोकल एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। अब इसमें ये जो सबनेट मास्क है ना, ये जितने बिट का होगा, फॉर एग्जांपल इसमें 3 8 बिट्स पूरी फील्ड है, 255 एक 8 बिट का एक नंबर बनाओ तो मैक्सिमम 256 बनता है ना, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 255 256 नंबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ 255 है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे 3 बाइट भर चुकी है, तो मतलब ये सबनेट मास्क दिखा रहा है कि यहाँ तक का जो IPv4 एड्रेस है वो हमारे नेटवर्क का एड्रेस है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर, और ये वाला नेटवर्क ना मेरे फोन से बन रहा है क्योंकि मैंने इससे हॉटस्पॉट लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने फोन से 10 डिवाइस भी कनेक्ट करूँ ना, तो उसका स्टार्टिंग का ये 3 एड्रेस जो है ना, ये 3 बिट जो है वो सेम रहेंगी, क्योंकि ये मेरा नेटवर्क का एड्रेस है, ये सेम रहेंगी। जो बदलेगा वो सिर्फ ये लास्ट वाला डिजिट है, 198 है। अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे बदलता है ये, ठीक है। ये भी आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। IPv6 इसलिए लाया गया था ना क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा मैथमेटिक्स परफॉर्म करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ कि इससे टोटल कितने एड्रेसेस बन सकते हैं ना, तो वो बहुत लिमिटेड है और हमारे पास इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस बहुत ज़्यादा है, तो हमें शॉर्टेज पड़ जाती है, इसलिए IPv6 एड्रेस लाया गया। तो आप जो IoT डिवाइसेस देखते हो ना, उसमें पर्टिकुलरली IPv4 एड्रेस नहीं असाइन होता है, उसमें IPv6 एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये 128 बिट्स का होता है, इसमें 4 बिट्स के एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बता सकता, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं जो इंटरनेट पे राउटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं दिखाऊं, आपने ये देखा आईपी कॉन्फ़िग, ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैं गूगल पे लिखूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इसको देखना, मेरा आईपी एड्रेस तो ये बता रहा है 223.189.233.45, ठीक है। तो ये चेंज क्यों हुआ ना, क्योंकि ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है और किसी भी एक्सटर्नल सर्वर को ना मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये राउटेबल ही नहीं होते इंटरनेट पे। इनका काम बस होता है कि हम अगर कोई नेटवर्किंग बना रहे हैं तो इंटरनल नेटवर्क में ये राउटेबल होते हैं। जैसे अगर मैं अपने फ़ोन से 3 लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ अगेन, तो उस पे जो आईपी एड्रेस बनेंगे वो लोकल आईपी एड्रेस इसी फॉर्म में बनेंगे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट कंप्यूटर से थर्ड कंप्यूटर पे कनेक्ट करूँ ना, तो मैं इस आईपी एड्रेस की मदद से कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे ही नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन से 3 लैपटॉप कनेक्ट किए और मेरे दोस्त ने कहीं और अपने फ़ोन से 2 लैपटॉप कनेक्ट किए, मैं चाहूँ कि मैं अपने लैपटॉप से उसके लैपटॉप को कनेक्ट करूँ,
तो मैं इस आईपी एड्रेस से नहीं कर सकता, क्योंकि ये राउटेबल नहीं है। राउटेबल मतलब कि इसको नहीं पता कि इंटरनेट पे ऐसा एड्रेस कहाँ मिलेगा। तो यही होता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट। इसमें आप देख रहे हो एक राउटर है, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, दूसरा राउटर है उसका पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। अब दोनों का प्राइवेट आईपी एड्रेस इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब वो जब अपने डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो बेस्ड ऑन देयर सबनेट मास्क, इसमें भी सबनेट मास्क मेरे ख्याल से 3 बाइट्स का ही है। हाँ, इसमें भी 3 बाइट्स का है। तो आप देख सकते हो जो लास्ट डिजिट है ना, सिर्फ उसमें ये चेंज हो रही है, इसमें 15 है, इसमें 8 है, इसमें 33 है। सेम यहाँ भी देखोगे तो लास्ट में 34 है, 70 है, 30 है, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ कि ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करे, तो वो इस आईपी एड्रेस से नहीं कम्युनिकेट कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये नॉट राउटेबल प्राइवेट आईपी एड्रेस है। समझ गए? देन विच आईपी एड्रेस विल बी यूज्ड टू कनेक्ट टू लैपटॉप्स। देखो, अगर तुम्हारा लैपटॉप एक दूसरे, जैसे ये पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, सपोज ये एक सर्वर होता, ठीक है, तुम्हें इस सर्वर से कनेक्ट करना होता, तो तुम्हें बस उस सर्वर का ना एक आईपी पब्लिक आईपी होता जो कि स्टैटिक आईपी होता, मतलब चेंज नहीं होता। अच्छा, ये भी एक चीज होती है कि आईपी एड्रेस ना जो हमें पब्लिक आईपी पे असाइन होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते, डायनेमिक होते हैं। इसे किसी ने नोट तो किया नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद ये चेक करो ना पब्लिक आईपी आपकी क्या है, तो ये बदलती रहती है, ठीक है, ये बदलती रहती है। लेकिन सर्वर की पब्लिक आईपी एड्रेस सेम रहती है, क्योंकि सर्वर की आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस बदल गई ना तो उसको रीच करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और डीएनएस, अच्छा डीएनएस, डीएनएस सर्वर क्या होता है ना, वो आईपी एड्रेस को एक नेम से रिजॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने google.com टाइप किया, तो google.com की आईपी पे आप पहुंचोगे तभी ना आपको google.com का मतलब पेज सर्व होगा। तो वो एक डीएनएस सर्वर होता है जो जिसके पास ये पूरा रहता है इन्फॉर्मेशन कि google.com का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। वो उस आईपी पे रिजॉल्व होगा तभी आपको कनेक्ट कर पाएगा। तो अगर सोचो कि अगर हमारा सर्वर का ही आईपी एड्रेस स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तो ये डीएनएस एंटी बार बार चेंज करनी पड़ेगी और इतने पूरे बड़े लेवल पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम सर्वर का आईपी एड्रेस स्टैटिक रखते हैं, ठीक है। तो निमिषा का जो क्वेश्चन था कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज होगा, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की यहाँ से, सपोज करिए गूगल का सर्वर है, आपने कोई रिक्वेस्ट की यहाँ से, तो इस सर्वर को भी पता होगा कि आपकी आईपी एड्रेस ये है पब्लिक, वो आपकी ये आईपी एड्रेस जान ही नहीं पाएगा, ठीक है। डीएनएस एंड वीपीएन, अरे डीएनएस वीपीएन बहुत अलग है। जैसे डीएनएस क्या है कि डीएनएस एक ऐसा सर्वर है जिसके पास डेटा है कि इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। ऐसा समझ लो उसने एक टेबल मेंटेन कर रखा है कि google.com का आईपी एड्रेस ये है, facebook.com का आईपी एड्रेस ये है, ऐसा ऐसा उसने टेबल मेंटेन कर रखा है। ये होता है डीएनएस सर्वर हमारा। हम जब सबसे पहले कोई भी डोमेन टाइप करते हैं गूगल पे, सबसे पहले रिक्वेस्ट वो डीएनएस के पास ही जाती है, क्योंकि हम बिना आईपी एड्रेस के किसी वेब पेज पे रीच ही नहीं कर सकते। तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम हमारा डीएनएस करता है। वीपीएन क्या है, वीपीएन एक अपना अलग नेटवर्क होता है जिसपे हम कनेक्ट करते हैं, हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा वीपीएन एक पूरा नेटवर्क होता है अब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का। हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस वीपीएन के नेटवर्क में जाता है। अब वो वीपीएन वाले नेटवर्क से आगे वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जो ऐसा बोला जाता है ना कि वीपीएन कनेक्ट करने से हमारी एक्चुअल आईपी हाइड हो जाती है, वो इसी प्रकार से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बताऊं, सपोज करो ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है, ये 3, और ये कोई वीपीएन नेटवर्क है, और सपोज कर लो ये एक सर्वर है जिस पे हमको रिक्वेस्ट भेजनी है। लेकिन हमने अगर ये क्रॉस सिंबल को ऐसा समझ लो वीपीएन का कनेक्शन है, अभी मेरे पास इमेज तो नहीं है तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है। ऐसा समझ लो हमने इस कंप्यूटर को वीपीएन से कनेक्ट किया, वीपीएन एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का नेटवर्क है। अब ये हमारा पब्लिक आईपी तो ये है, ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर हमारा पब्लिक आईपी जानता है। अब ये अपना इसका कोई पब्लिक आईपी होगा, ये रिक्वेस्ट इस पे भेज देगा, ये इस पे भेज देगा, फिर ये अपना दूसरा कोई कंप्यूटर होगा उस पे भेज देंगे। एट द एंड ऐसे करते करते पूरे एक मेन सर्वर जिस पे हमने रिक्वेस्ट की है उस पे जाता है रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो इस सर्वर को लगता है कि मेरे पास तो रिक्वेस्ट आई थी इस सर्वर से, और ये सर्वर जहाँ भी रखा होगा, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में रखा है, तो उसको उसका लोकेशन पता लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट आई है। लेकिन एक्चुअल हम तो इंडिया में बैठे हैं। ऐसे काम करता है वीपीएन। कैन वीपीएन चेंज योर आईपी? हाँ, प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। नहीं, सर्वर को हम प्राइवेट नेटवर्क नहीं देते ना, पब्लिक देते हैं। प्राइवेट नेटवर्क राउटेबल ही नहीं होते इंटरनेट पे। अगर तुम किसी का प्राइवेट नेटवर्क डालोगे भी गूगल पे तो वो नहीं दिखाएगा। अब एक और जो चीज होती है, पोर्ट। पोर्ट क्या होता है ना, जैसे हार्डवेयर पोर्ट आप समझते हो कि कोई भी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस समझ लो, उसमें जो अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया, इथरनेट पोर्ट हो गया, वो हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। उस पे एक चिप माउंटेड होती है, जैसे इथरनेट पोर्ट पे नेटवर्किंग वाली चिप माउंटेड है, यूएसबी पे यूनिवर्सल सीरियल बस वाली है जो कि हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर रही है, एसएसडी से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। वैसे ही एक होता है सॉफ्टवेयर वाला पोर्ट, ये तो हो गया हार्डवेयर वाला पोर्ट ना, एक होता है सॉफ्टवेयर वाला पोर्ट। इसके पीछे ना, ये भी ऐसा समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स। इस पोर्ट के पीछे अपने अपने सॉफ्टवेयर्स या फिर प्रोटोकॉल माउंटेड होते हैं। अब प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो एक पूरे एप्लीकेशन लेयर पे, इसको ओएसआई मॉडल बोलते हैं। ये डिफाइन करता है ना कि हमारा डेटा कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेब ब्राउज़र से google.com को रीच कर रहा हूँ, तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है, कौन से पोर्ट पे चलते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। एचटीटीपी का पोर्ट 80 होता है, इसका 443 होता है। तो वो डिफाइन करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, और पोर्ट डिफाइन करता है कि वो कम्युनिकेशन कहाँ होगा, मतलब कंप्यूटर में वो कम्युनिकेशन किस एंड पॉइंट पे जाएगा। प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि इस कंप्यूटर ने पोर्ट 21 पे एक रिक्वेस्ट की किसी आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो हमारे राउटर ने उस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट नंबर पे एक रिक्वेस्ट मारी, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो भी उसी पोर्ट पे आएगा जिस पोर्ट पे रिक्वेस्ट मारी गई है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर ये वाला पोर्ट 443 चला रहा है और ये 587 चला रहा है, इन दोनों पे वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये पोर्ट 21 चला रहा है तो इस पे हो जाएगी। अगर इसका मैं थोड़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट अगर google.com लिखते हो तो नोटिस किया यहाँ पे HTTPS आता है, HTTPS। ये भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443, मतलब ये अगर गूगल के सर्वर पे अगर आप ऐसे कनेक्ट करो google.com, पोर्ट हम ऐसे लिखते हैं, डोमेन लिखने के बाद ये सेमीकोलन और इंडेंटेशन, उसके बाद उसका पोर्ट नंबर 443, ठीक है। तो भी आप देखोगे HTTPS पे ही कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो HTTPS का पोर्ट नंबर ही है, ठीक है। सर लाइक इन जेंडर वेब शेयर इज द पोर्ट, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, दिस इज द पोर्ट। ठीक है। अब हमारे पास ना सारे पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होते। हमारा जो पोर्ट नंबर होता है वो 0 से लेके 65,565 तक जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें से सब नहीं यूज कर सकते, हम सिर्फ ये वाले यूज कर सकते हैं जिनको डायनेमिक पोर्ट्स बोलते हैं। जो 1 से लेके 1023 तक होते हैं, वो रिजर्व्ड होते हैं प्रोटोकॉल्स के लिए। जैसा कि अभी हमने HTTPS का देखा 443, वो भी इसी रेंज में आता है। वो सब रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। इसके बीच के सारे पोर्ट्स रिजर्व्ड हैं। वैसे ही रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, इसके बीच के सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब असाइन किए गए हैं। जैसे पैटेंट होता है ना, किसी चीज का पैटेंट ले लेना, वैसे इस पोर्ट नंबर का पैटेंट ले लेना इस फील्ड में आता है कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं इस पोर्ट पे कम्युनिकेट करूं, तो उसका पैटेंट करवा लेती है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है, उसको रजिस्टर्ड पोर्ट बोलते हैं। और डायनेमिक पोर्ट्स हमारे यूज के लिए अवेलेबल होते हैं। अच्छा हाँ, वेब डेवलपमेंट में आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट खुलती है, वहां ऐसा कुछ आता है। हाँ ये देखो 5500, ऐसा कुछ आता है।
index.html। ये जो होता है ना, ये बोलता है कि हमारे ये आईपी एड्रेस होता है ना, ये हमारे लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, मतलब हमारी कंप्यूटर का। इस सर्वर पे इस पोर्ट पे कनेक्ट करो 5500 पे, ठीक है। जब तक हम कोई वेबसाइट पब्लिश नहीं करते, हम इसको अपने कंप्यूटर पे ही चलाते हैं, तो ऐसा चलता होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा अगर उसके वेब ब्राउजर की यूआरएल में। अब प्रोटोकॉल्स हम समझ ही गए कि प्रोटोकॉल्स एक तरीका है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। उसमें एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर पे ये सब सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रेजेंटेशन पे एसएमटीपी, ईमेल के लिए एसएमटीपी, पॉप, आईमैप, ये सब यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी, यूडीपी। इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे, अभी हर चीज बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब टर्मिनल तो आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ द लोग। टर्मिनल ये होता है, ठीक है। यहाँ हम कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं और वो हमारे कर्नल को वो कमांड देता है, और हमारा कर्नल एज मतलब उसको लेके जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो करता है, ठीक है। अच्छा, फाइल सिस्टम बेसिकली ना, तुम अगर विंडोज भी चलाओगे तो ऐसा देखा होगा तुमने कि विंडोज का फाइल सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, सी ड्राइव से, ठीक है। सी ड्राइव से कोई भी फोल्डर है, इसमें कुछ भी खोलो तुम, उसका ये जो पाथ होता है वो सी ड्राइव से शुरू होता है, ठीक है। तो ये विंडोज का फाइल सिस्टम है, सी ड्राइव से शुरू होने वाला। इसमें विंडोज की सारी एसेंशियल फाइल्स होती हैं। आ गया विंडोज में, इसमें एक होता है system32, ये सब आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब सिस्टम की फाइल्स हैं। वैसे लिनक्स का फाइल सिस्टम ऐसा होता है, वो स्टार्ट होता है एक रूट डायरेक्टरी से जो स्लैश से रिप्रेजेंट होती है। उसके अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज होती हैं, बूट, etc, prox, dev, home, ठीक है। इसमें भी अलग अलग फंक्शन है इनके। बूट में जो उसकी एसेंशियल मतलब विंडोज की फाइल है वो सब स्टोर होती है। होम डायरेक्टरी वो होती है जिसमें एक्चुअल यूजर काम करता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप देखो, अगर मैं एक नया टर्मिनल स्टार्ट करूं यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट ना मेरे होम मतलब विंडोज में होम को यूजर्स बोलते हैं, तो वो इसी में स्टार्ट होता है। ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज होती है, यूजर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं दिखाऊं, मैं यूजर हूं, ठीक है। मैं अपने अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कंप्यूटर पे वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल यूजर अलाउड नहीं होती। मतलब कोई ऐसी फाइल डिलीट करना सिस्टम मतलब सी ड्राइव में जाके जो अलाउड नहीं है, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये बाउंड्रीज इसलिए बनाई गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि नॉर्मल यूजर को ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि कौन सी चीजें जरूरी है एक कंप्यूटर को चलने के लिए। जैसे मान लो कोई गया, उसने system32 ही उड़ा दिया अपने कंप्यूटर का, उसका कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए ये सब एक बाउंड्री सेट की गई है, अलग अलग प्रिविलेज लेवल दिया गया है दोनों को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज लेवल सबसे हाई होता है, और ये चीज हम विंडोज में ही यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। लिनक्स में हम एडमिनिस्ट्रेटर को सुपर यूजर बोलते हैं, रूट यूजर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ना एक्चुअल एक वेब एप्लीकेशन को कैसे मतलब उस पर पेन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल डेमो। तो सबसे पहले OWASP टॉप 10 क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर आप यहाँ सर्च करो, OWASP टॉप 10 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि हर 3 साल पे ये रिपोर्ट करती है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन में टॉप 10 वर्नरेबिलिटीज कौन सी डिस्क्लोज हुई हैं, ठीक है। हर 3 साल पे ये डेटा अपडेट किया जाता है और यहाँ रिपोर्ट किया जाता है। ये चीज बहुत जरूरी होती है ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जानने के लिए कि कौन कौन है अभी भी वर्नरेबिलिटीज हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो थर्ड नंबर पे आता है इंजेक्शन, आज हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं और आप लोग के लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम भी रहेगा इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा, एसक्यूएल क्या होता है?
टाइप ऑफ डेटाबेस, हैकिंग बाय ओवरलोडिंग रिक्वेस्ट टू अ वेब, नहीं ये नहीं होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। इट इज अ लैंग्वेज, हाँ बढ़िया। एसक्यूएल होता है ना डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज। नहीं नहीं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो एक लैंग्वेज होता है। हाँ, क्वेरी लैंग्वेज। वो एक लैंग्वेज होता है जिसको यूज करके हम डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करते हैं स्टोर करने के लिए। हाँ, सेंसिटिव डेटा डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम लोग का दिमाग ज्यादा लगवाऊंगा, ठीक है। तुम लोग जितना अटेंटिव रहोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, ठीक है। और हार्ड लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली पहली बार में उतना समझना जरूरी नहीं है, बस देखो कैसे होता है और एक्चुअल हैकिंग कैसी होती है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये DBWA, ये एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है ना जो जानबूझ के टेस्टिंग पर्पस के लिए जानबूझ के वल्नरेबल बनाया गया है बहुत सारे वेब एप्लीकेशन अटैक्स के लिए, ताकि यहाँ पे लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें। देखो, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन is a PHP MySQL web application that is damn vulnerable. Its main goal is to be an aid for security professionals to test their skills and tool in legal environment, ठीक है। ऐसे तुम किसी भी मतलब बाहर के वेबसाइट पे परफॉर्म करोगे तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ तुम सीख सकते हो कैसे एक्सप्लॉइट की जाती है कोई वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब इसका अलग अलग सिक्योरिटी लेवल होता है, इसमें डिफाइंड होता है। हम्म, हाँ, ये रहा, ठीक है। लो सिक्योरिटी, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है लो मीडियम हाई सेट करने के लिए। लो सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी लेवल इज कम्प्लीटली वल्नरेबल एंड हैज नो सिक्योरिटी मेजर्स एट ऑल। इट्स यूज इज टू an example of how web application vulnerabilities manifest through bad coding practices and to serve as a platform to teach and learn basic exploitation technique, ठीक है। मीडियम में है थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देंगे, बैड सिक्योरिटी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर देंगे। हाई में है कि हार्डर अल्टरनेटिव बैड प्रैक्टिसेस, दिस vulnerabilities may not allow the same extent of exploitation similar to various capture the flag competition। इम्पॉसिबल लेवल में होता है सिक्योर अगेंस्ट ऑल वर्नरेबिलिटीज, ठीक है। ये सबसे सिक्योर माना जाता है। इसमें इसका जो कोड होता है ना, अभी देखेंगे हम आगे, इसमें कोड भी प्रोवाइड होता है। इसका जो कोड होता है वो एक्चुअल जो एकदम सिक्योर कोड रिव्यू करते हैं ना, उनसे कंपेयर किया जाता है कि अगर मान लो कि कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करना है इन द डेवलपमेंट फेज, ब्लू टीमिंग का जॉब जो मैंने बताया था, तो उसमें कोड देख के ना उसका कोड ऐसे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि माई एसक्यूएल ये एसक्यूएल इंजेक्शन को मिटिगेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सर्च कर सकते हो एसक्यूएल मिटिगेशन, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस सिक्योर कोड रिव्यू करते टाइम अगर डाल दी जाए ना तो वो वल्नरेबल नहीं रह जाएगा सिस्टम। हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है। इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है, बाइंड द पैरामीटर्स, ये सारी चीजें हैं। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो इस वल्नरेबिलिटीज को खत्म करने के लिए यूज की जाती हैं, और इस सेटिंग पे वो सारी प्रैक्टिसेस इम्प्लाई हैं, ठीक है। हम अभी पहले लो पे देखने वाले हैं।
अब एक चीज जान लो, एसक्यूएल इंजेक्शन वही काम करता है ना जहां कोई ऐसी फील्ड है जो किसी डेटाबेस से कनेक्ट होके कोई डेटा फेच कर रही है, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो। एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो मतलब डेटा में, मतलब डेटाबेस में ऐसा कोड डाल रहे हो जिससे हमें सेंसिटिव डेटा मिल जाए। तो ऐसी जगह से होगा ना जहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे ही फील्ड्स में होगा जहाँ इनपुट वगैरह लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये हम करते कैसे हैं। यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। SQL injection attack consists of insertion or injection of an SQL query via the input data from the client application, ठीक है। SQL injection attack are a type of injection attack in which SQL commands are injected into data plane input in order to effect the execution of predefined SQL commands, also called SQLi. Objective: there are 5 users in the database with ID 1 to 5. Your mission is to steal their passwords via SQLi, ठीक है, low level. The SQL query uses raw input that is directly controlled by the attacker. All they need to do is escape the query and need to able to execute SQL query as they wish, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव समझ में आया? करना क्या है, हमारे पास ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे 1 से 5 डालने पे एंट्रीज आ रही है फर्स्ट नेम और सर नेम की। इसका कोड भी देख लेते हैं। देखो ये है, यहाँ पे क्वेरी बन रही है सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, और ये यहाँ से आ रही है, जो हम सबमिट कर रहे हैं वहां से आ रहा है, ठीक है। हमें इस क्वेरी को मैनिपुलेट करना है ताकि हम पासवर्ड्स रिट्रीव कर पाए। ये जो सारे यूजर्स हैं, एडमिन फर्स्ट नेम एडमिन सर नेम एडमिन, 1 से 5 तक होने चाहिए इसमें। छठवें पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमें ये इस क्वेरी को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। इस क्वेरी को मैनिपुलेट करना है, इस पूरी क्वेरी को, और हमारा इनपुट आ रहा है यहाँ पे $ID, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो, यहाँ कोई मैं अभी रैंडम डेटा भर देता हूँ 777, ठीक है। अब कोई सोच सकता है क्या कि यहाँ पे क्या करना होगा? इसको थोड़ा ध्यान से देखो, चलो इसको देखो और ट्राई करो कि यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ इनपुट डालना है, ठीक है। 777 जहाँ लिखा है, यहाँ पे हमें कोई ऐसा इनपुट डालना है कि ये क्वेरी पूरी एस्केप हो जाए और हमें पासवर्ड्स मिल जाए। कुछ सोच सकते हो तो बताओ। ज़ीरो तो वो तो एरर दे देगा ना, क्योंकि ज़ीरो नाम का कोई इसमें मतलब यूजर आईडी नहीं होगी उसके पास। देखो वो रिडायरेक्ट हो जाता है। यूजर आईडी इक्वल ट्रू, चलो डाल के देखते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, हाँ सही बोल रहे हो। लेकिन पहले मैं बताना क्या चाहता हूँ, पहले वो देखो, ये तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया शायद कहीं से। रुको रुको, ये तुम क्या बोल रहे थे? यूजर आईडी इक्वल ट्रू, ये क्या सेंस बनाता है? यूजर आईडी अगर ट्रू कर दें, क्योंकि यहाँ इनपुट होगा नहीं शायद, नहीं हो रहा, ये कोई उतना सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। हम कर क्या सकते हैं ना, हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे 1 तो डालें, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला जो स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है ना, हम इसको यहीं पे खत्म कर दें अपनी क्वेरी में ही, तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा ना, हम यहाँ पे कोई दूसरा पेलोड डाल सकते हैं। ऐसा पेलोड मतलब उस कोड को कहते हैं ना जिस कोड को डालने पे हमारा जो इंटेंडेड पर्पस है वो पूरा हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर 1 = 1 डालूं, इसका मतलब क्या है देखो,
सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। और 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल 1 तो हरदम ट्रू रहता है, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी कंडीशन देख लो तो ये और का इस पूरे का रिजल्ट 1 ही आएगा ना, क्योंकि और है और ये वाला पार्ट हरदम ट्रू रहता है, राइट, समझ आ रहा है? दैट यूजर आईडी ऑलवेज एग्जिस्ट्स वेयर कंडीशन ये रिमूव कर देंगे। देखो वेयर कंडीशन रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही लिखी जा चुकी है, देखो यहाँ लिखी जा चुकी है और हमारा इनपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे सोचा थोड़ा बढ़िया था, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला पेलोड डालूं, अच्छा अगली बार से पेलोड नीचे ही लिख दूंगा, ठीक है। हमने ये बनाया था, इसको डाल के देखते हैं। देखो एरर आ गया, ठीक है, लेकिन क्या एरर आया? ये एरर आना भी बहुत अच्छी बात है, पता है। ये एरर एक इंडिकेशन होता है कि इस एप्लीकेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। एरर को थोड़ा ध्यान से देखें। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग MariaDB डेटाबेस नियर लाइन 1, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब इस क्वेरी में एरर है। ये एक इंडिकेशन होता है इस चीज का कि एसक्यूएल इंजेक्शन प्रेजेंट है। तो अब ये हो क्यों रहा है हम ये देखते हैं। हमारा पेलोड ये था, अगर इसको मैं इसमें डालूं, यहीं पे इनपुट आ रहा है ना। देखो ये तो कंप्लीट हो गया, यूजर आईडी इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 1 ये भी कंप्लीट हो गया, सही है, इतना इतना सही है। लेकिन लास्ट में इसको ये मिल रहा है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों दिया है। और ये जो सेमीकोलन होता है वो टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट होता है, ये तो पता ही है सबको। तो अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास क्वेरी क्या बनेगी? वन और 1 इक्वल्स 1, ठीक है। अब सोचो अगर पेलोड ये है और ये इसके बीच में जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट इसके अराउंड एक ये कॉमा तो लगेगा ना ऊपर। अरे ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो बाय डिफॉल्ट कॉमा लग रहा है ना फर्स्ट और एकदम लास्ट वाला, ये दिक्कत उसके वजह से आ रही है। इसको रिमूव करने के लिए हम कर क्या सकते हैं ना, ये जो ये इंटीजर है ना 1 इक्वल्स टू 1, इसको हम अगर स्ट्रिंग बना दें, इतना सिर्फ इतना पेलोड रखें, ठीक है। ये स्ट्रिंग है और ये अभी पूरा स्ट्रिंग नहीं बना है, इसमें बस हमने एक कॉमा लगाया है। दूसरा कॉमा वो ऑटो फिल जब हो रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला लग रहा है, वो अपने आप एक वैलिड लॉजिक बन जाएगा। अगर इस पेलोड को हम डाल के देखें, यहाँ देखो, ठीक है। अब लॉजिक अगर डिकोड किया जाए, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 1 और स्ट्रिंग ऑफ 1 इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हरदम ट्रू रहेगी, कोई भी आईडी ले लो 1 2 3 4, क्योंकि और है, और में से एक कंडीशन हरदम ट्रू है। तो हमारे पास जितने लोग का उसमें डेटा होगा ना उतने सारे लोग का डेटा आ जाएगा। लेकिन अभी पासवर्ड्स नहीं आएंगे, ये देखो अगर हम इसको डालें, देखो आईडी 1 और 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन हरदम ट्रू है, पहला यूजर डेटा, दूसरा यूजर डेटा। क्योंकि एक कंडीशन जो हरदम ट्रू है वो पांचों कॉलम के लिए अप्लाई होगी, नो मैटर द आईडी नंबर, ठीक है। हमारे पास पांचों लोग का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। इसको लॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन या ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है, क्वेरी में ही। अब हमें चाहिए पासवर्ड्स, इनके यूजर नेम के पासवर्ड चाहिए, ठीक है। अब हम एक कैलकुलेटेड गैस मारेंगे
जो यूजर्स टेबल है, इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है, तो शायद इसमें पासवर्ड्स भी हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस और वाली क्वेरी को मैनिपुलेट करेंगे। हमें और से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, वो हम पर्टिकुलरली आईडी नंबर डाल के भी देख सकते हैं, और की जरूरत नहीं है। अब इसको बोलते हैं यूनियन अटैक्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो ये नीतीश बोल रहा था ना कि वेयर कंडीशन को एलिमिनेट कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, वेयर कंडीशन को ही रिमूव कर देंगे। देखो, हम वेयर कंडीशन को नहीं रिमूव कर सकते, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं यूनियन की मदद से। यूनियन समझते हो ना, मैथ वाला यूनियन, सिमिलरली माइस्क्यूएल वाला यूनियन। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा एसक्यूएल क्वेरी लगा सकते हैं यूनियन के बाद से। देखो हम क्या करने वाले हैं, यूनियन अगर मैं लिख दूं सेलेक्ट पासवर्ड यूजर नेम, तो हमारे पास आ ही जाएगा पासवर्ड। अब ये जो मैंने यहाँ पासवर्ड लिखा ना, ये कॉलम मतलब टेबल के कॉलम का नेम है। अब जरूरी नहीं है कि पासवर्ड ही होगा, क्या पता वो ऐसे भी लिखा हो, पास या फिर पास WD। तो हमें कुछ क्लियर पता नहीं होता। ठीक है, हम बस टेस्ट करते रहते हैं अलग अलग पेलोड डाल के कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं। एक बार हमें इंडिकेशन मिल गया यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, तो हम अलग अलग पेलोड डालते हैं। ठीक है, और इंडिकेशन कैसे मिलेगा वो मैंने बताया था, याद है किसी को? एक एसक्यूएल एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक एसक्यूएल एरर आ जाएगा, वो दिखाता है कि हमारा जो क्वेरी है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ एक मिनिमल केस लेते हैं कि पासवर्ड, मतलब पासवर्ड वाले कॉलम का नाम पासवर्ड ही होगा। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, हमने बोल दिया कि इतनी जो क्वेरी है, कहाँ गया, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। इतनी क्वेरी तुम कंप्लीट करके एक एक्स्ट्रा क्वेरी लगा लो, यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, इसको अगर हम लॉजिक वाले स्टेटमेंट में डाल के देखें, अब देखो क्या ये लॉजिक बन रहा है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, बहुत बढ़िया। वेर यूजर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, यूनियन, इसी वाली क्वेरी में यूनियन हो गया एक दूसरी क्वेरी का। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही चल रहा है सब कुछ। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, यहाँ सही चल रहा है। ठीक है, अब दिक्कत यहीं से आ गई, यहाँ उसको ये जो ऑटोमेटिक लग रहा था ना कॉमा, ये मिल गया इसको, तो इसको ये एरर दे देगा कि इसको लास्ट में चाहिए ये सेमीकोलन एंड करने के लिए, लेकिन इसको मिल गया ये कॉमा, तो ये एरर देगा। देखो हम इसको डाल के देखते हैं। ठीक है, एरर दे दिया, यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, राइट सिंटैक्स चेक करो नियर द लाइन 1 एट लाइन 1। ठीक है, अब इसी लॉजिक को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। हमारा आंसर निकल चुका है, हमारा पेलोड यही है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा स्केप करना है कि ये कम हट जाए। तो अब एक चीज होती है कमेंट। कमेंट जानते हो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कमेंट्स करते हैं हम। कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है कोड का जो कि रीड नहीं किया जाता। तो एक जनरल रूल है कि एसक्यूएल में ना कमेंट ऐसे किया जाता है, दिस इज अ कमेंट। ये स्टेटमेंट अगर एसक्यूएल के सिंटैक्स में तुम डाल दो तो ये एज अ क्वेरी नहीं लेगा, वो एज अ कमेंट लेगा। लेकिन एसक्यूएल मतलब डेटाबेस भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके लैंग्वेज के हिसाब से कमेंट का सिंबल भी चेंज होता है। ये एक जनरल सिंबल है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो अलग अलग डेटाबेस पे, अगर काम कर गया तो सही है, नहीं तो अलग अलग तुम जैसा डेटाबेस है उसके हिसाब से देख सकते हो कि उसका सिंबल क्या है। हमें पता है कि ये जो DBWA है, अभी हमने देखा था ना होम वाले सेक्शन पे, ये माई एसक्यूएल पे बना है। ठीक है, ये माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज करता है। तो माई एसक्यूएल के डेटाबेस के लिए कमेंट हैश यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल वही प्रोग्रामिंग वाला पाइथन वाला हैश, दिस इज ठीक है, ये होता है माई एसक्यूएल में, और ये जनरल है, एसक्यूएल्स में यूज होता है। ठीक है, इतना याद रखो। अब हम यहाँ पे कमेंट ही करने वाले हैं कुछ। यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर तो कर दिया,
बस दिक्कत आ रही है कि ये जो है इसको हटाना है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस पार्ट को तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? ठीक है, अब देखो कमेंट कैसे करते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले हमको ये सेमीकोलन चाहिए ना यूजर्स के लास्ट में, ताकि वो क्वेरी टर्मिनेट हो जाए। हमको इतना ही चलाना है क्वेरी, यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर, ठीक है? इसके बाद जो कॉमा लग रहा है वो अपने आप लग रहा है, उसको कमेंट करने के लिए हम यहाँ अगर हैश लगा दें, हैश हैश लगा दिया। अब इसको डाल के देखते हैं। अब लॉजिक देखो, ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। इस पे फोकस करो, इस पूरे लॉजिक पे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 1 यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ठीक है? और ये हैश लगा दिया, मतलब इसके बाद की सारी चीजें कमेंट हो गई, इतनी कमेंट हो गई, ठीक है? अब हम इतना पेलोड जो हमारा है वो तो एक प्रॉपर लॉजिक दे रहा है कि हमें पहले फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना है यूजर से, यूजर वाले टेबल से जिसकी आईडी 1 हो, और यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर। अब एक चीज ध्यान देना, इतना जो पार्ट है ना वो सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालेगा यूजर आईडी 1 का, लेकिन ये वाला पार्ट यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर ये सारे पासवर्ड्स निकाल देगा उस जो 5 हमारे पास एंट्रीज है ना डेटा में, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है? अब चलो हम इसका ये पेलोड डाल के देखते हैं। अच्छा, एरर आ गया। द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम इन DBWA लो PHP। ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। देखो ये वाला जो लाइन है ना ये 2 कॉलम रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है? लेकिन हमने इसके साथ यूनियन लगाया ना तो वो सिर्फ एक ही कॉलम रिटर्न कर रहा है। तो एरर ये बोल रहा है कि आपने फर्स्ट 2 कॉलम मंगा दिए, उसके साथ आप एक कॉलम का यूनियन कर रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये यूनियन ना डेटाबेस में ऐसे डायरेक्ट नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि थर्ड कॉलम भी उसके साथ ऐड हो जाता है। तो आप पढ़ोगे डेटाबेस तो यूनियन आप देखोगे ना, अगर 2 कॉलम है तो वो 2 कॉलम के साथ ही उसका यूनियन होता है। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए हम यहाँ यूजर भी ले लेते हैं, यूजर नेम है ना, यूजर नेम। अननोन कॉलम, अच्छा यूजर नेम नहीं है तो यूजर होगा। ये एरर क्या आ रहा है ना, एरर पे ध्यान दो। अननोन कॉलम यूजर नेम मतलब इन द फील्ड लिस्ट, हमें नहीं पता कि वो इंटरनल जो डेटाबेस है उसमें कॉलम के नेम क्या क्या है, ठीक है? हम बस एक कैलकुलेटेड गेस मारते हैं कि ये होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि यूजर नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो यूजर नाम का होगा। बस एक ट्राई मारते हैं। देखो आ गया, हमारे पास फर्स्ट जो यूजर था उसका पासवर्ड है ये, सेकेंड यूजर था उसका पासवर्ड है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूजर्स के पासवर्ड आ गए हमारे पास, ठीक है? अब ऐसा सोच रहे हो कि फर्स्ट नेम और सरनेम क्यों लिखा है, तो मैंने यूनियन वाली चीज बताई ना, 2 कॉलम आया फर्स्ट नेम सरनेम, उसके साथ 2 कॉलम का यूनियन हुआ यूजर पासवर्ड का, तो सरनेम जो है ना वो रिप्लेस हो गया पासवर्ड से, तो कॉलम का नाम सेम रहेगा, बस यूनियन में जो सेकंड एंट्री थी वो आ जाएगा सामने। समझ आया? फर्स्ट नेम ही अगेन ले लेते हैं, हाँ वो भी ले सकते हैं। कहाँ गया? देखो सेम आउटपुट आ गया, एडमिन पासवर्ड, ठीक है? फर्स्ट नेम ले लिया सबका इसने। देखा कैसे हम उसके लॉजिक को ब्रेक करके हम डेटाबेस से उसका पासवर्ड निकाल रहे हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन यही है,
हालाँकि ये अभी सिर्फ़ सीखने के लिए तुम्हें इतना लॉजिक मैंने सिखाया कि कैसे लॉजिक ब्रेक करते हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियोज़ में अगर तुम कर रहे हो ना पेन टेस्टिंग, तो तुम्हें इतना लॉजिक वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे एसक्यूएल मैप हो गया। मतलब रियल लाइफ़ एप्लीकेशन में ना तुम इतने लॉजिक नहीं लगाओगे, ये सिर्फ़ सीखने के लिए मैंने तुम्हें बताया। रियल लाइफ़ में तुम टूल्स यूज़ करोगे। वहाँ अगर तुम कभी फँसते हो, तो तुम ये लॉजिक वाला तरीका एज़ अ बैकअप रख सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि तुमको सिर्फ़ टूल चलाने आना चाहिए। कालीपर, एसक्यूएल मैप, हाँ, सही। बहुत सारे टूल्स होते हैं, एसक्यूएल मैप है, ब्रूट फोर्सिंग के लिए अलग-अलग। एक बर्ब सूट सुना होगा तुमने, वो भी यूज़ होता है, ठीक है? तो ये लॉजिक वाला तरीका सिर्फ़ एज़ अ बैकअप है। तुमको ऐसा नहीं, हैकिंग ऐसे नहीं आनी चाहिए ना कि सिर्फ़ मुझे एक टूल चलाने आता है और उससे कुछ ऑटोमेट करके मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ। तुम्हें प्रॉपर आना चाहिए कि वो चल कैसे रही है। एक ये मेरी लाइन है, इसमें बहुत इम्प्लाई होती है, इफ यू नो हाउ टू मेक समथिंग, यू ऑल्सो नो हाउ टू ब्रेक इट। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, नो हाउ टू मेक समथिंग, ठीक है। अब एक होमवर्क प्रॉब्लम है तुम लोग के लिए। ये मैंने जो और वाला बताया था ना, मतलब लॉजिकल लॉजिकल वाला ये चीज, ये हिंट है उस होमवर्क प्रॉब्लम का, ठीक है। एक वेबसाइट है, अल्टोरो विजुअल, ध्यान से देखो ये चीज। हाँ, ये वो साइट है। इसमें जो साइन इन फॉर्म है ना, दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, ठीक है। ये जो साइन इन फॉर्म फॉर्म है, इसको तुमको बाईपास करना है, ठीक है। मैं हिंट ये दे रहा हूँ कि ऐसा समझो ये एक बैंकिंग वेबसाइट है, ये भी जानबूझ के वल्नरेबल बनाई गई है टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ऐसा समझो कि इसके डेटाबेस में बहुत सारी एंट्रीज हैं, उसमें एक एडमिन की एंट्री है और बाकी सारी नॉर्मल यूजर्स की एंट्री है। तुमको उस एडमिन की तरह लॉगिन करना है, ठीक है। अब इसमें हिंट ये भी है कि ये तुमको और जैसा ही कुछ यूज करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ। तुम्हारा ये होमवर्क प्रॉब्लम है, और जो इसको करेगा ना, उसको मेरी तरफ से कोई स्वैग मिलेगा, स्टिकर्स वगैरह या ऐसा कुछ, ठीक है। और तुम्हारा काम क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम पेलोड बना रहे हो, पेलोड समझते हो ना, पेलोड ये जो मैंने बनाया, ये वाली चीज, इतने पार्ट को पेलोड बोलते हैं। दिस इज पेलोड, ठीक है, दिस पार्ट। ऐसा तुमको कुछ पेलोड बनाना है जो कि इस फील्ड में तुम डालो और तुम एडमिन की तरह लॉगिन हो जाओ, ठीक है। तुम्हारा काम है ये करना है, और हो जाए तो वो पेलोड के साथ इसका स्क्रीनशॉट लगाना है इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और जेडीएससी को टैग करना है, ठीक है। समझ गए। अब रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि कोई, मतलब ऐसे रैंडम कोर्सेज मत खोजने लग जाना यूडेमी और कोर्सेरा पे जाके कि कोर्स कर लेता हूँ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें जैसे कि बताया बहुत स्कैटर्ड लर्निंग है, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये ट्राई हैकमी हो गया, ये पोर्टसुगर्स की लैब्स बहुत हेल्पफुल होती हैं वेब ऐप एक्सप्लॉइटेशन में। ट्राई हैकिंग पे पूरा एक रोड मैप टाइप बना हुआ है, जैसे तुम्हें नेटवर्किंग सीखनी है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो नेटवर्किंग की एक पूरी लैब है। वैसे ही बिगिनर की भी लैब है, हैक द बॉक्स वगैरह। और सीटीएफ सॉल्व करते रहो, पीको सीटीएफ हो गए या फिर और भी आते हैं, गूगल के सीटीएफ आते हैं, वो सारे सॉल्व करते रहो, तो तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें पता लेंगी कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। बाकी ये सब कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, नेटवर्क चेक हो गया, पावर सर्ट एनिमेशन, तुम्हें अच्छे से समझा देंगे कि एक्चुअल सिस्टम कैसे चलता है। ये साइबर मेंटर ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, लिनक्स सीखने के लिए मैंने बताया ना, हर चीज़ का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द लर्निंग ऐसे ही है कि मतलब तुम जाओ, वेबसाइट पे सर्च करो या कुछ भी ऐसे, तब तुम्हें आएगी। मुझे भी हर चीज़ नहीं आती, लेकिन जो नहीं आती वो मैं सीख सकता हूँ वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ऐसा ही एटीट्यूड रखना है इसमें,
जो मुझे आता है मैं कर लूँगा, जो नहीं आता वो मैं सीख लूँगा, ठीक है? तो लिनक्स सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने भी यहीं सीखा, linuxjourney.com। और पाइथन तुम ऐसे सीख सकते हो, तुम अपना टूल्स बनाना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसा तो यूट्यूब से सीख सकते हो, इसका कोई मैं प्रॉपर चैनल नहीं बता रहा। ये भी एक बढ़िया वेबसाइट है हैक्स प्लानिंग, इसमें तुमको वेब की वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी। ये भी प्रैक्टिकल लैब जैसा ही है। वास्प टॉप 10 तो हमने देख ही लिया, उस पर लिस्ट होती है, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा जो बाकी वल्नरेबिलिटीज बच जाती है ना, वो तुम वल्नरेबिलिटी टैक्सोनॉमी से देख सकते हो। ये क्या होता है ना, ये जैसे बगक्राउड हैकर वन का नाम सुना होगा, बगक्राउड वल्नरेबिलिटी टैक्सोनॉमी, ठीक है? इस पे डिफाइन होते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से बग्स एक्सेप्ट होते हैं। तुम बाद में अगर ये बग बाउंटी करते हो तो यहाँ से तुम बग्स के बारे में पढ़ के देखो, इसमें प्रायोरिटीज डिफाइन होती है, प्रायोरिटी लेवल, इस पे ज़्यादा बाउंटी मिलती है अगर तुम इसका निकाल लेते हो किसी वेबसाइट पे। तो प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 ऐसे 5 तक जाता है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग वल्नरेबिलिटीज का नाम है, तुम सीख सकते हो, ठीक है? क्रिप्टोग्राफिक वीकनेस, सर्वर साइड मिसकॉन्फ़िगरेशन, इसमें बहुत सारी आती हैं। इंजेक्शन, हमने जो अभी देखा एसक्यूएल इंजेक्शन, वो इंजेक्शन टाइप की वल्नरेबिलिटीज में आती है। उसमें इंजेक्शन में और भी आती है, जैसे ये देख सकते हो सर्वर साइड इंजेक्शन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये सारी तुम यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है? हाँ, सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी इस पे मत कूदो कि तुम्हें अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए। तुम अगर अपने सेल्फ लर्निंग करोगे ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, रेदर देन कि तुम वो कोर्स उठा के कर लो। उससे तुमको बहुत एक लिमिटेड नॉलेज मिलेगा। वो करना बाद के लिए ठीक है, वो रेज्यूमे में वो सब चाहिए होता है, तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ठीक है, और मतलब ऐसे कि हमारे पास एक प्रूफ है कि हमें आता है। एक्चुअल आना और उसका सर्टिफिकेट होना ये रिलेटेड नहीं है। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सीटीएस वाले प्लेटफॉर्म पे, ट्राई हैक में वगैरह पे, ठीक है? इनके भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर तुम इसमें भी कोई लैब्स कंप्लीट करोगे ना तो इनके भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट।